नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड रेस कंडीशन। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्यों है, तो ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्यों है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में जो प्रोसेसेस होती हैं वो दो टाइप की प्रोसेसेस होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और एक होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स उनका अफेक्ट किसी और प्रोसेस पे नहीं होता है और ना ही वो किसी और प्रोसेस से अफेक्ट होती है, ठीक है। बट कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो होती है वो दूसरी प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है और दूसरी प्रोसेस का अफेक्ट उस प्रोसेस पे भी पड़ता है। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस मीन्स व्हाट, मीन्स जो सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज को शेयर्ड बेसिस पे यूज करें, ठीक है। तो जब प्रोसेस अगर कोई एक सिस्टम रिसोर्स है और उसे एक से ज्यादा प्रोसेस एट ए टाइम शेयर्ड बेसिस पे यूज करना चाह रही है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर शेयर्ड रिसोर्स है और उसे एक से ज्यादा प्रोसेसेस एट ए टाइम यूज करेंगे, एक ही समय में यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसे हम सिंपली हमें रियल टाइम जो हमारी लाइफ है रियल टाइम एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। तो रियल टाइम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या बस सिस्टम, या हम सिंपल एग्जाम्पल है तो एक क्लासरूम, अगर एक क्लासरूम में एक टीचर अगर लेक्चर ले रहा है तो एट ए टाइम कोई एक टीचर ही उस शेयर्ड रिसोर्स को मीन्स उस क्लासरूम को यूज कर सकता है, लेक्चर दे सकता है। एक से ज्यादा टीचर एट ए टाइम लेक्चर नहीं ले सकते हैं। वैसे ही अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो अगर रेल में अगर ट्रेन में एक सीट बुक करी है तो एक सीट का जो रिजर्वेशन है वो केवल एक ही पर्सन के पास रिजर्व होगी वो सीट, ठीक है। एक से ज्यादा पर्सन एट ए टाइम उस सिंगल सीट को रिजर्व नहीं कर सकते, उस सिंगल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना चाहे, ठीक है, तो वहां पर रेस कंडीशन अराइज होती है। अब ये रेस कंडीशन क्या है, तो देखिए पहले फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं और इसे समझते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच concurrently executing processes accessing the same shared data item may affect the consistency of the data item. Outcome of the execution depends on the order in which the instructions are executed. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रेस कंडीशन ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेस शेयर डेटा को यूज कर रहे हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2, ठीक है, और ये P1 एंड P2 प्रोसेसेस एक शेयर डेटा आइटम को यूज कर रहे हैं। शेयर्ड कोड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 5 से। देन रीड ए मीन्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले ए की वैल्यू रीड होगी, देन ए पे कुछ मैनिपुलेशन होंगे, फॉर एग्जांपल A+2 कर देते हैं हम, देन फिर राइट करवाते हैं इसकी वैल्यू। तो ये जो कोड है ये कोड ये दोनों प्रोसेसेस एक्सेस कर रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये प्रोसेसेस इस कोड को सिक्वेंशियली यूज करें, सिक्वेंशियली एक्सेस करें, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा। सपोज हम पहले P1 को एग्जीक्यूट करते हैं। ये P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, देन फिर P2 एग्जीक्यूट होगा। P1 ने ए की वैल्यू रीड की क्या 5, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। P1 ने ए की वैल्यू रीड की 5, देन ऑपरेशन परफॉर्म क्या किया, इंक्रीमेंट 2 से इंक्रीमेंट किया, तो ए की वैल्यू क्या अपडेट हो गई 7, ठीक है। देन ए की वैल्यू को उसने राइट किया, मीन्स यहाँ पर उसने राइट किया तो ए की वैल्यू हो गई 7। अब P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, देन P2 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब P2 जब ये रीड इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करेगा, ठीक है, एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर उसे ए की वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी, ठीक है। देन 7 में वो +2 करेगा एंड राइट करेगा, तो ए की वैल्यू क्या अपडेट होगी 9, मीन्स हमें जो फाइनल वैल्यू ए की मिली वो क्या हो गई 9, ठीक है। अब अगर इसी कोड को सेम कोड को अगर दोनों प्रोसेसेस विद इंटरेक्शन मीन्स कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करें, कॉन्करेंटली दोनों इस सेम कोड को एक्सेस करें, तो क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हम दोनों इंस्ट्रक्शंस को, दोनों प्रोसेसेस इस इंस्ट्रक्शन को कॉन्करेंटली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सबसे पहले P1 ने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की रीड ए की वैल्यू P1 ने रीड की 5। अब जैसे ही P1 ने रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म किया, P2 ने
अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया और उसने भी ये इंस्ट्रक्शन रीड की, तो P2 ने भी A की क्या वैल्यू रीड कर ली? 5। ठीक है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो किसी भी प्रोसेस की कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। तो P1 के एग्जीक्यूशन को यहाँ पर इंटरप्ट किया P2 ने और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब P2 ने जब A की वैल्यू रीड की, उसके बाद अगेन P1 ने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया और अब P1 क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? A+2 किया मीन्स 5+2 किया, तो A की वैल्यू क्या अपडेट हो गई? 7। तो यहाँ पर P1 ने A की वैल्यू राइट कर दी 7। अब P2 ने भी आगे की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है, P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया एंड उसने भी इंक्रीमेंट किया। उसने वैल्यू क्या रीड करके रखी हुई थी? 5। देन P2 ने 5+2 किया मीन्स A की वैल्यू क्या होगी? 7 एंड फाइनल वैल्यू जो A की अपडेट हुई डेटाबेस में वो क्या हुई? 7, और जो कि क्या होनी चाहिए थी? 9 इंस्टेड ऑफ 7, क्योंकि उसने P1 ने एक बार 2 से इंक्रीमेंट किया, P2 ने एक बार 2 से इंक्रीमेंट किया, मीन्स 5 में कितने प्लस होने थे? 4 प्लस होने थे, और फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए थी? 9। बट यहाँ पर देखिए हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है? 7, जो कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को, ये तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया दो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का। अगर सिस्टम में ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है और वो कुछ शेयर्ड रिसोर्स यूज कर रही है और उनका आउटकम जो है इनकी इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे रेस कंडीशन। ठीक है, और हमेशा रेस कंडीशन में मीन्स यहाँ पर दो प्रोसेसेस या दो से ज्यादा प्रोसेसेस कॉम्पीट कर रही है शेयर्ड रिसोर्स को यूज करने की, शेयर्ड डेटा आइटम को यूज करने की, एंड फाइनल वैल्यू जो हमें मिल रही है वो इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिंटर का एग्जाम्पल लें तो हम देखेंगे कि प्रिंटर एक शेयरेबल रिसोर्स है, उसे शेयरेबल मोड में यूज कर सकते हैं, बट एट ए टाइम आप देखेंगे तो प्रिंटर को कोई एक ही प्रोसेस कोई कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है और 10 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होने गए प्रिंटर पे, तो 1 बाय 1 ही प्रिंट होंगे। मीन्स हमेशा जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में यूज होना चाहिए। इट मीन्स जब कोई एक प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रही हो तो कोई दूसरी प्रोसेस उसे बीच में इंटरप्ट ना करे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी शेयर्ड कोड यूज हो तो वो कहाँ यूज हो? वो कुछ ऐसे सेक्शन में यूज हो कि कोई दूसरी प्रोसेस इसे इंटरप्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये होती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मीन्स ये जो सेक्शन ऑफ कोड है ये क्या है? क्रिटिकल सेक्शन है। मीन्स यहाँ पर कोई एक ही प्रोसेस इस शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर सकती है। तो रेस कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट 2015 में पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू फंक्शंस P1 एंड P2 शेयर अ वेरिएबल B विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 2, मीन्स B की इनिशियल वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, B की इनिशियल वैल्यू दी हुई है 2। एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, फाइंड डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ B आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो देखिए P1 के उसमें दो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कोड में एंड P2 के इंस्ट्रक्शंस में भी, P2 के कोड में भी दो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो देखिए हम यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शंस है टोटल, तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए हमने रेस कंडीशन में देखा था कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ भी हो सकता है प्रोसेसेस का, तो यहाँ पर हम इसका कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, चारों इंस्ट्रक्शंस एक साथ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है। देन सेकंड केस क्या हो सकता है? 3, 4, 1, 2 एंड नेक्स्ट हो सकता है 1, 3 ले लेते हैं, देन 2, 4, देन 1, 3, 4, 2, देन और क्या हो सकता है? 3, 1, 4, 2 और क्या बचता है? 3, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो हम ये डिफरेंट केसेस एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फाइनल वैल्यू B की क्या क्या हो सकती है। सो हम फर्स्ट 1, 2, 3, 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो C इक्वल टू B की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है? 2, तो C इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। देन फिर 2 सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। 2 इंटू C मीन्स 2 इंटू 1 2 हो गया। देन D इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मीन्स 4 एंड B फाइनल इंस्ट्रक्शन B 4 माइनस 1 सो 3। यहाँ पर हमें
वैल्यू क्या मिली बी की 3. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिली है वो है 3. ओके, सेकेंड एग्जीक्यूट करते हैं हम 3 4 1 2. सो 3 मीन्स डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी दिया हुआ है 2, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. देन फिर नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं. b is equals to 4 minus 1 means 3 and then 1 means c is equals to 3 minus 1 so 2 and b execute करेंगे तो 2 into 2 means 4. so b की यहाँ पर फाइनल वैल्यू एक और मिली हमें 4. ठीक है, तो सेकेंड केस में 4. ठीक है, तो केस 3 थर्ड सिचुएशन देखते हैं. तो 1 c is equals to क्या होगा b minus 1. so b minus 1 means 2 minus 1. So this one. Then third instruction d is equals to 2 into 2 is 4 and second instruction b is equals to 2 into c is 1 so 2 and fourth instruction b is equals to d की वैल्यू है 4 minus 1 so 3. so यहाँ फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी b की 3. Then next 1 3 4 2. So इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं. 1 c is equals to b minus 1 2 minus 1 is 1. Then third instruction d is equals to 2 into b is 2 so 4. Then fourth instruction b is equals to 4 minus 1 is 3 and last instruction b is equals to 2 into c की वैल्यू है 1 so 2 into 2 2 into 1 2. so फाइनल वैल्यू हमें मिली b की 2. देन नेक्स्ट केस थर्ड इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी. so 2 into 2 is 4. देन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन c is equals to 2 minus 1 means 1. देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन b is equals to d की वैल्यू है 4 minus 1 so 3 एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन b is equals to 2 into c की वैल्यू है 1 so 2. ओके, सब जगह ठीक कैलकुलेट हुआ है, देख लीजिए एक बार. ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या मिली हमें 2. ओके, देन इस केस में देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी. सो थर्ड इंस्ट्रक्शन है डी सो 2 into 2 हो गया 4. देन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 2 minus 1 1. Then second instruction 2 into c means 1 2 into 1 so 2 and last instruction b d minus 1 means 4 minus 1 so 3. so I think सारे केस हमने देख लिए. यहाँ पर देख लीजिए एक बार और किसी केस में मिस्टेक तो नहीं हुई है, सारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुए हैं. so सारे आई थिंक सही है. ओके, सो फाइनल वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें कितनी मिल रही. 3 2 टाइम्स मिला है, 2 2 टाइम्स मिला है, नहीं 3 टाइम्स मिला है, देन 4 मिला है. तो b की यहाँ पर कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही है. b की यहाँ पर हमको 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही है. सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 3 होगा. ठीक है.